हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th का पहला चैप्टर जो था हमारा रिवीजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ये देख लो आप, फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड एज फ्रैक्शन नंबर। मतलब कोई भी इंटीजर हो, नंबर हो, इस फॉर्म में होगा पी अपॉन क्यू, मतलब समझ लो यहाँ पे 2/3 हो गया, तो p की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू 3। तो इस फॉर्म में जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो होगा हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है 3/4, तो ये क्या है हमारा 3/4 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, सो ये कुछ फ्रैक्शन के और प्रॉपर्टीज़ दिए हैं। ये आप थियोरेटिकल है, आपको इसको मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू या कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बताया है कि किस तरीके से हम एडिशन करते हैं फ्रैक्शन का। ठीक है, तो एक पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में। जैसे कि ये देख लो आप, समझ लो एक बॉक्स है। ठीक है, उसमें ये पोर्शन भरा हुआ है और ये पोर्शन भरा हुआ है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये पोर्शन भरा होगा और ये पोर्शन भरा होगा और ये दो पोर्शन खाली होगा। ठीक है, तो ये हमने प्लस किया। ये तो पहला मेथड हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लिखेंगे कैसे, अब ये देखो आप कितने डब्बे हैं पहले मेरे को आप ये बताओ। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो नीचे आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। उसमें भरे कितने हुए हैं, एक भरा हुआ है हमारा तो 1। वैसे इसमें कितने डब्बे, 1 2 3 4, मतलब 4 डब्बे और भरा कितना हुआ है, एक डब्बा हमारा ये वाला, तो 1/4। और एक देख लेते हैं, तो इन दोनों को जब हम लोग सम किए तो कितना आ गया, देखो कितने डब्बे 1 2 3 4, तो नीचे में क्या आ गया 4, और कितने डब्बे भरे हुए हैं 1 और 2। सो ये हमारा एक फ्रैक्शन का एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, वैसे ही हम आगे और देख लेते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे कितने, ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में कितने पार्ट्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 8। सबसे पहले तो आप लिख दो 8 में कितने भरे हुए हैं गिनते हैं, चलो 1 2 3 4, कितने भरे हुए हैं 4। यहाँ पे देख लो फिर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आप 8 लिख लो, और कितने भरे हुए हैं 1 और 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख लो। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे देखो कितने भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने टोटल बॉक्स कितने थे, 7 8 बॉक्स थे। उसके अंदर कितने भर दिए हमने, 6, तो 6/8। ठीक है बच्चों, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देखो। अब इसको जो सेकंड मेथड था वहाँ पे जो समझाया था, ये तो आपको मैंने सिंपल तरीके से समझाया। इसको आपको न्यूमेरिकली अगर सॉल्व करने बोला तो आप कैसे करोगे, 2/4 आप ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है, आप इसको ऐसे मत लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए। यहाँ पे आप देख लो ये क्या था हमारा 4/8। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है हमारा 4/8। कैसे, ये 4 भरे हुए हैं 4 खाली है, तो आप लिख लो 4/8 प्लस यहाँ पे कितने भरे हुए हैं 2, और टोटल बॉक्स कितने हैं 8। सो हमने जैसे पिछले क्लास में कुछ पढ़ा था, जैसे एलसीएम लेंगे हम, समझ लो इसका, तो क्या आएगा हमारा 8 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 2, मतलब कितना आ गया हमारा 6/8। देखो ये आंसर, और हमने जो पिक्चर के थ्रू आंसर लाया था ये वाला, ये दोनों आंसर हमारा सेम आया। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं, ये वाला देखो 2, इसमें देखो कितने डब्बे हैं 1 2 3 4, टोटल डब्बे कितने हैं 4, भरे कितने हैं 2। इसमें कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बे हैं, तो आप पहले 8 लिख लो, और भरे कितने हैं 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो आप, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसे। यहाँ पे 2/4 एंड 2/8, इक्वेशन हमारा बना 2/4 प्लस 2/8 करने से हमारा कितना आएगा। ठीक है, सो ये मैंने कहाँ से लिखा, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से लिखा। ठीक है,
ये 2/4 को मैंने प्लस किया, ये देखो प्लस है किससे, 2/8 से, मतलब ये वाले को ये वाले से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे हमको ये देखना है। ठीक है, देख लेते हैं। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम आ जाएगा 8। ठीक है, मैं आपको एलसीएम निकाल के नहीं दिखाऊंगा, आप निकाल लेना। पिछली क्लास में आपने सीखा है 4, 5, क्लास 5 से आप कर रहे हैं एलसीएम। ठीक है, 5, 6, ये 7th में आपको फिर से मैं नहीं बताऊंगा। एलसीएम हम ये नंबर का और इसका करेंगे, कितना आएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा, 8 को जब 4 से करेंगे 2 डिवाइड करेंगे और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना आ गया 4 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2, मतलब कितना आ गया हमारा 6/8। ठीक है, जब हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब 3/4। ठीक है, हमारा आंसर क्या है 3/4। मतलब देखो आप यहाँ पे, ये दिखा आपको, यहाँ पे देखो आप, मेरा आंसर कितना आया था 3/4। मतलब टोटल 4 डब्बे होंगे, 1 2 3 4, और उसमें से 3 डब्बे भरे होंगे। देखो 1 डब्बा भरा, 2 डब्बा भरा हुआ, 3 डब्बा भरा हुआ। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है न्यूमेरिकली, और इसको पिक्चर में इसको शो करना है। ठीक है, इस तरीके से इस सर्कल में हमने इसे शो किया। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का देखेंगे, कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे फ्रैक्शंस का ही। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है आपका। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इसको आप लोग क्लास वर्क कॉपी में नहीं लिखिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने करवाया है। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th का इंग्लिश का सेकंड लेसन देखेंगे, जो कि है द मिसिंग विसल, मतलब घूमा हुआ सीटी। विसल मतलब क्या होता है, सीटी जो हम बजाते हैं तो वो घूम जाता है। तो ये कहानी है किसके बारे में, एक पिगलेट मतलब पिग का बच्चा, छोटा बच्चा, और एक रैबिट के बारे में है। ठीक है, इन दोनों के अराउंड ये पूरी की पूरी आप बोल लो, ये एज अ पोएम भी बोल सकते हो आप इसी, या एज अ कन्वर्सेशन हो रहा है दो लोगों के बीच में। ठीक है, कन्वर्सेशन बोले तो वो ज़्यादा अच्छा है। सो देखते हैं। आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट कम इन। रैबिट कॉल्ड पिगलेट ट्राइड टू गो इन बट ही कुडंट ओपन द डोर। जैसे ही लंच होता है तो पिगलेट कहाँ जाता है, रैबिट के यहाँ। तो रैबिट क्या बोलता है, अंदर आ जाओ। पिगलेट अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर मतलब दरवाज़ा खोल ही नहीं पाता। पिगलेट पुश्ड एंड पुश्ड, एट लास्ट द डोर ओपन एंड ही फेल इनसाइड। बहुत जोर लगाता है, फिर वो खुलता है लेकिन अंदर गिर जाता है। What a mess, he said looking around। बोलता है कितना कचड़ा कर रखा है तूने हर तरफ। फिर क्या होता है, रैबिट was searching through a drawer। रैबिट क्या करता है, एक ड्रॉर में कुछ खोजते रहता है। फिर बोलता है I have lost my whistle, he told Piglet। तो रैबिट क्या बोलता है कि मैंने अपना सीटी खो दिया है, पिगलेट को बताता है, मतलब पिग के बच्चे को। I had it this morning but I can't find it now। लेकिन मैं अभी नहीं खोज पा रहा हूँ। I will help you look for it, said Piglet। So Piglet looked under the table and under the stool, while Rabbit searched through the cupboards। मतलब पिगलेट क्या करता है, 2-3 जगह पे देखता है, टेबल के नीचे, स्टूल के ऊपर, स्टूल के नीचे। ठीक है, बहुत जगह वो खोजता है, और कपबोर्ड में भी खोजता है। ठीक है, कबर्ड बोलते हैं जिसे हम, उसे ये क्या बोल रहा है, कपबोर्ड्स। ठीक है, ब्रदर आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, ग्रम्बल्ड रैबिट। ठीक है, अब ग्रम्बल्ड मतलब क्या होता है, ग्रम्बल्ड मतलब कंप्लेन करना। मतलब वो पिगलेट बोलता है कि मेरे को कहीं नहीं मिल पा रहा, वो रैबिट से कंप्लेन करता है। When he turned around, he couldn't find the piglet either। और जब वो देखता है पीछे तो पिगलेट भी उसे दिखाई नहीं देता। Do you know where piglet is? क्या तुमको पता है पिगलेट कहाँ है? Where are you? He asked। तो पिगलेट को बोलते तुम कहाँ चले गए, अब तुम कहाँ चले गए, रैबिट बोलता है। पिगलेट बोलता है I am here, said scrambling out the pie of thing। अब scrambling मतलब क्या होता है, एकदम कठिनाई से बाहर निकलना। देखो इस यहाँ पे रहता है ब्लू कलर का, जो एक ये है आपका चादर की तरह रहता है, वहाँ से एकदम कठिनाई से निकलते हुए बोलता है मैं यहाँ हूँ। रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम और डिडंट फाइंड द विसल, ही सेड। उसके ऊपर रैबिट ही ये फेंक दिया रहता है, और उसमें वो बेचारा दब जाता है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलता है। वेल वी वुड बेटर टाइडी अप नाउ एंड हैव सम टी। बोलते हैं कि चलो छोड़ो ये सब, हम थोड़ा चाय पीते हैं। सेड रैबिट बोलते हैं चलो चाय पीते हैं। ही पिक्ड एवरीथिंग अप एंड पुट देम इन द कपबोर्ड। और वो सारे सामान लेकर फिर से कपबोर्ड में डाल देता है, इवन पिगलेट, और पिगलेट को भी लेके अंदर डाल देता है। ठीक है बच्चों, रैबिट फेस्ड अ बाउल ऑफ पोहा।
रैबिट क्या करता है, पोहा का एक बाउल लेता है, मतलब कटोरी लेता है जो अपने खाने के लिए बनाया रहता है। दैट स्मेल नाइस सेड पिगलेट। पिगलेट बोलता है तो सुगंध, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कपबोर्ड, फिर वो कपबोर्ड में जहाँ उसको अंदर बंद कर देता है वहाँ से कूद के नीचे आ जाता है। रैबिट वॉज ईटिंग द पोहा व्हेन ही बाइट ऑन समथिंग हार्ड। जैसे ही रैबिट पोहा खाना स्टार्ट करता है उसके मुंह में कुछ कड़ा सा लगता है। माई विसल ही क्राइड, रैबिट बोलता है जोर से, ये तो मेरा सीटी है, और रोने लगता है। इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा, बोलता है तो पोहा के अंदर छुपा था। ऑल द टाइम लाव्ड पिगलेट, पिगलेट जोर से हंसने लगता है। पिगलेट मतलब क्या होता है बच्चों, देखो कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, ठीक है लोग। मैंने बताया था यंग पिग मतलब एक छोटा पिग के बच्चे, मतलब पिग के बच्चा जो छोटा हो उसे हम क्या बोलते हैं, पिगलेट। मैस मतलब बहुत कचड़ा कर देना, ठीक है। ग्रम्बल्ड मतलब क्या होता है, कंप्लेन करना। स्क्रैम्बलिंग मतलब एकदम कठिनाई से बाहर आना, ठीक है। पाइल मतलब एक के ऊपर एक जमाना। टाइडी अप मतलब क्लीन और अरेंज नीटली, अच्छे से जमाना। फेस्ट मतलब किसी चीज़ को ब्रॉट, इसमें ब्रॉट बोला है मतलब लाना, वहाँ से लेके आना। क्राई मतलब रोना, अलाउड साउंड, जोर से रोना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे इसका। टिक द करेक्ट आंसर, इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का सोशल साइंस का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो कि है हमारा आवर एनवायरनमेंट का आगे का पार्ट देखेंगे, ठीक है बच्चों। पिछले में हमने क्या देखा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है। एट एन NCCP कैंप दैट रवि क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी exclaimed, what a heavy downpour, it reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations, ठीक है। तो मैं इसको पूरा मतलब समझाता हूँ अभी आपको। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन, वी गेट नो रेंस, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आई कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, सेड रवि। मतलब दो लोगों के बीच की बात बता रहा है, एक तो है हीरा, एक है रवि। तो रवि कहाँ से, केरला से, तो उसको बहुत पानी दिखता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता है और वहाँ पे कोकोनट के पेड़ भी बहुत हैं। लेकिन हीरा कहाँ से, जैसलमेर, जहाँ पे मैंने बताया राजस्थान, वहाँ पे बहुत गर्मी है, वहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत दूर दूर तक दिखाई देते हैं। तो बोलता है हमारे वहाँ तो पानी दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक रेत ही दिखाई देता है। और रवि, फिर रवि बोलता है तुम्हारे वहाँ पे कैमल भी तो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसके आगे देखते हैं, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट। हीरा बोलता है कि खाली कैमल ही नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट में आओगे, यू विल सी स्नेक, लिजर्ड एंड मैनी इंसेक्ट, तो तुम क्या देख पाओगे, स्नैक्स भी देख पाओगे, मतलब सांप और छिपकली और छोटे छोटे इंसेक्ट भी देख पाओगे। रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे ऑफ पीपल लाइव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जो खाने पीने की सामान होती है, वो हर जगह से जगह चेंज क्यों हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे कुछ और खाते हैं, बाकी जगह की स्पेशलिटी कुछ और होती है, तो ये चेंज क्यों होती है। ओ यस वेरी मच सो, टीचर बोलते हाँ ऐसा तो होता है। ऑल प्लांट एंड एनिमल्स ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स। हर ह्यूमन बींग क्या करता है, और जानवर और पेड़ क्या करता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करता है कि उसे क्या मिल रहा है, वो उस हिसाब से अपना रहना सहना ढाल लेता है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट, और कई बार वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो इस तरीके का रिलेशन जो होता है, जो कि सराउंडिंग से होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक इकोसिस्टम बोलते हैं, जो दोनों के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव रहते हैं इस एनवायरनमेंट में, और उनके आसपास के सराउंडिंग्स के बीच में जो इंटरडिपेंडेंट जो रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, एक रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत, मतलब रेन फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत पानी गिरता है, ठीक है। ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, ठीक है। तो इकोसिस्टम किसी के बीच में भी हो सकता है। लार्ज रेन फॉरेस्ट बोल रहा है बड़े बड़े घने जंगल के बीच में, रेगिस्तान के बीच में, पहाड़ों के बीच में, नदियों के बीच में, ठीक है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम, क्या तुमको लगता है रवि और उसके दोस्त जिस मतलब पार्क में खेलने जाते हैं वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। यस दैट इज ओके। आगे देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है,
ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसे मॉडिफाई भी करते हैं। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, और ह्यूमन क्या करते हैं, अपने आप को ढाल भी लिए हैं जो कि आसपास के सराउंडिंग्स के हिसाब से, ठीक है। दे लेड टू सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और वो अपने ज़रूरत की चीज़ें अपने आसपास की जगह से ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है, विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड, ह्यूमंस लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। जैसे जैसे दिन जाता है ह्यूमन और नए नए तरीके खोजता है कि नए मतलब इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए हमको और नए नए तरीके खोज के निकालता है, ठीक है। कौन, ह्यूमंस, हम मतलब। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, हम क्या सीखे आज तक, मतलब पहले तो हमने कैसे अनाज कैसे उगाते हैं वो सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स मतलब जो भी जानवर है उनको पालना सीखा है। लीड अ सेटल्ड लाइफ, और एक जगह पे बस के हम पहले जैसे अर्ली में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, अब नहीं, अब हम एक ही जगह पे सेटल हो जाते हैं अपने घर में, ठीक है। द व्हील वाज इन्वेंटेड, फिर क्या हुआ, चक्के का इन्वेंशन हुआ। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, बहुत सारा खाना प्रोड्यूस करके हम स्टोर करने लगे। बार्टर सिस्टम एमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड इन, कॉमर्स डेवलप, मतलब एक तरीके से बिजनेस स्टार्ट हो गया सारे चीज़ों का, ठीक है। बिजनेस, अभी हम बिजनेस करते हैं तभी हमको यहाँ पे घर में अनाज मिल पाता है, हम अपना सामान बेच पाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, बहुत लार्ज स्केल में हम प्रोडक्शन भी करने लगे क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटल हो चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। सो क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने से, जैसे कि ट्रक ट्रेन, इनके बढ़ने से क्या हुआ, सारे के सारे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह हम बड़े आसानी से भेज भी सकते हैं, ठीक है। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर, क्या तुमने कभी सोचा है क्या तुमको एक जब तरबूजा खाते हैं गर्मी में, इतना तरबूजा खाने में क्यों मज़ा आता है। एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, और जो मूंगफली खाते हैं वो बरसात मतलब ठंड के समय ही हमको क्यों खाने में मज़ा आता है। और परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, एक परफेक्ट जो है एक वो होनी चाहिए, ठीक है, जो ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है और जो ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसके बीच में तालमेल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे, मतलब सही तरीके से ह्यूमन को इसको यूज़ करने का मतलब काम में लाने का तरीका सीख लेना चाहिए। न्यूरी, अ गर्ल ऑफ मिजोरम फ्रॉम रवि's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home stay during the coming vacation. तो न्यूरी एक गर्ल है कहाँ, मिजोरम में, जो रवि के क्लास में पढ़ती थी। तो रवि बहुत दुखी था क्योंकि उसके प्लेग्राउंड जो था वो मतलब वहाँ पे बिल्डिंग्स बन जा रही थी तो वो नहीं देख पाएगा प्लेग्राउंड। तो नूरी के घर के पास क्या था, जो मिजोरम से थी, एक बहुत बड़ा सराउंडिंग्स में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था। तो वो क्या बोलती है, जब वैकेशन होगा तो तुम मेरे अपने वहीं पे उसे बुलाती है, इनवाइट करती है, ठीक है। रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। बाकी रवि के टीचर ने क्या बोला, तुम लोग जहाँ जहाँ घूमने गए थे इस हॉलीडे में, जैसे गर्मी छुट्टी में, तुम वहाँ का एक लैंडस्केप मतलब एक फ़ोटो बना के मुझे दिखाओ वहाँ पे क्या क्या था, ठीक है, कि वहाँ पे ज़्यादा रेगिस्तान था, कि वहाँ पे ज़्यादा पानी था, ठीक है, ये आपको मुझे दिखाना है, बोला उसके टीचर ने। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसे एक बार पढ़ने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, जैसे कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इस पैराग्राफ को आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का पहला लेसन जो था लाइफ ऑन अर्थ, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, ताकि हमको एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। सो देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड क्या, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है हमें जिंदा रहने के लिए, एयर, वाटर और फूड, क्या क्या, खाना, पानी और हवा, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, लिविंग बींग्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर एट प्लेसेस वेयर दे कैन ईजिली गेट थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहीं पे ठंड ज़्यादा है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, तो ताकि उसके जो भी ज़रूरतें हैं वो उसी पूरी हो जाए। डेजर्ट एंड पोलार रीजन आर रेस्पेक्टिवली वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड। डेजर्ट और पोलार रीजन क्या होता है, बहुत गर्म और बहुत ठंडे होते हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दिस प्लेसेस वेरी वन, इसलिए यहाँ पे बहुत कम
लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू फूड चेन। और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, फूड चेन के द्वारा। ठीक है, अब फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्लांट। ठीक है, फूड चेन हमेशा किससे स्टार्ट होता है, प्लांट से। जैसे कि देखो सबसे पहला फूड चेन डेजर्ट में कैसे स्टार्ट होता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, प्लांट, फिर उसको कौन खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, उसको लिजार्ड खाते हैं, फिर उसको कौन खाता है, हॉक या आउल खाता है। ठीक है, उसी तरीके से ठंड जगह में जैसे कि पोलार रीजन में क्या होता है, छोटे पेड़ पौधे, एल्गे, प्लांट्स, उसको कौन खाता है, छोटे जानवर खाते हैं। फिर उसको कौन खाता है, स्मॉल फिश खाते हैं। फिर उसको कौन खाता है, बिग फिशेस, बड़ी मछलियाँ खाती है। फिर उसको सील खाता है। फिर उसे लास्ट में कौन खाता है, पोलार बियर खाता है। और हम कैसे बता सकते हैं अलग फूड चेन, जैसे कि प्लांट है, प्लांट को कौन खाया, इंसेक्ट्स खाया। फिर कौन खाया, बैट खाया। उसके बाद उसको कौन खाया, हॉक एंड आउल्स। ठीक है, तो उसी तरीके से देख लेते हैं ऑन अर्थ ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट कंडीशन। उसी तरीके से इस धरती पे, ठीक है, बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग कंडीशन में रहते हैं। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो वो जगह जहाँ पे मतलब ऑर्गेनिज्म रहते हैं और मतलब अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं पे खाते हैं, वहीं पे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट गेट्स मॉड्यूल्ड सो दैट दे कैन लिव इन द हैबिटेट विदाउट एनी डिफिकल्टी। दिस इज कॉल्ड एडेप्शन। किसी भी जगह पे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मुसीबत के रहना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उस जगह से मतलब आदी हो चुके हैं, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडेप्शन। ठीक है, देखो एडेप्शन हो जाता है, हमको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, उस जगह की, वहाँ के क्लाइमेट की, वहाँ के एनवायरनमेंट की। तो ये हमारा एक बार रिवीजन हो गया। अब हम इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है कंपेयर टू अ कंट्री देयर इज मोर डैश फाउंड इन अर्थ एनवायरनमेंट। क्या, डाइवर्सिटी, बहुत तरीके की डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखते जाता हूँ, आप इसको बुक में नोट करेंगे, कॉपी में नोट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा फर्स्ट में DIVERSITY। ठीक है, उसके बाद इन कंपेरिजन टू अ नॉर्मल एनवायरनमेंट डैश ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डेजर्ट एंड कोल्ड रीजन लेस, मतलब कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी पढ़ा है। मैनी लॉन्ग डैश आर फाउंड इन ओशंस। ओशंस में क्या पाए जाते हैं, सबसे लंबे लंबे फूड चेन। सम एनिमल्स डोंट हैव टू ड्रिंक वाटर बिकॉज दे गेट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम देयर। खाने से ही उनको बहुत पानी मिल जाता है, इसलिए उनको अलग से पानी नहीं पीना पड़ता। अब ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं हम लोग। द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ आर, कौन कौन से थे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहला है फूड, उसके बाद क्या था, वाटर, और उसके बाद क्या था, एयर। ठीक है बच्चों, इन डेजर्ट डैश डेज आर वेरी, डे क्या होते हैं, हॉट, एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होती है रात को। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड विथ ईच अदर, किससे लिंक्ड है, फूड चेन से। ठीक है, द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड, अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं उसको, हैबिटेट। ड्यू टू डैश लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन देयर हैबिटेट विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी रुकावट के कब रह सकते हैं, ये भी मैंने अभी बताया है, एडेप्शन की वजह से। ठीक है, ADAPTION, एडेप्शन। ठीक है बच्चों, अब ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है देयर इज वाटर ऑल अराउंड इन डेजर्ट, हर जगह पानी ही पानी है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। डेजर्ट में रेत होता है। सी प्लांट रेस्पायर बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर से लेते हैं, नहीं पानी से लेते हैं, ये भी फॉल्स। मेजर कार्निवरस एनिमल्स ऑफ आर्कटिक रीजन आर रैट्स, डियर एंड रैबिट, ये भी फॉल्स। एनिमल्स लिविंग इन आर्कटिक रीजन हैव हेयर इन देयर बॉडी, ये होगा ट्रू, उनके बहुत बाल होते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन आर्कटिक और डेजर्ट रीजन कैन लिव इन आवर हैबिटेट, नहीं, वो हमारी जगह में नहीं रह सकते क्योंकि वो भी मर जाएंगे अगर यहाँ पर रहने लगे तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे अपने बुक में नोट कर लिए, इसको आपको क्लास पर कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।